गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमान कासिर। मुल्क से गद्दारी और माली करप्शन के बाद इखलाकी करप्शन यानी गैर शरई निकाह केस में भी बानी पीटीआई को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट, तौहीन इलेक्शन कमीशन और सबसे अहम 9 मई के वाकयात के मुकदमात के फैसले भी आने को हैं। कल बानी पीटीआई ने एक दावा किया कि मुझे 3 साल खामोशी से बैठने के लिए डील ऑफर हुई जिसे मैंने कबूल नहीं किया। इस दावे में कितनी सदाकत है? इसके अलावा 9 मई के वाकयात की प्लानिंग कहाँ हुई? इस केस में सदाकत अब्बासी, वासिक क़यूम और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए हैं। शेख रशीद और पीटीआई के दरमियान फूट भी पड़ चुकी है। क्या पीटीआई अब बंद गली में दाखिल हो चुकी है? दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे सियासी जमातों के बुलंदोबांग दावों की, जिनमें मुफ्त यूनिट्स की बातें होती हैं। आटा, पेट्रोल सब सस्ता बेचने की उम्मीदें दी जाती हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 रोज में पेट्रोल, अद्वियात, गैस और बिजली सब महंगा हो चुका है। आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। क्या महंगाई की इस लहर को रिवर्स किया जा सकता है? आखिर में बात करेंगे उन हलकों की जहां टक्कर के मुकाबले होंगे। आगाज करेंगे एनए 206 से, जहां पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद खुर्शीद शाह का मुकाबला होगा सैयद ताहिर हुसैन शाह से। फहमीदा मिर्जा एनए 223 बदीन से इलेक्शन लड़ेंगी, जहां उनका मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी के हाजी रसूल बख्श चांडियों से। गुज़श्ता इलेक्शन में यहां सिर्फ 860 वोटों का फर्क था। एनए 241 फारूक सत्तार बमुकाबला खुर्रम शेर जमान। एनए 127 लाहौर, जहां बिलावल भुट्टो का मुकाबला है तारड़ के साथ। एनए 130 से मैदान में होंगे नवाज शरीफ बमुकाबला यास्मीन राशिद। एनए 122 में साद रफीक और सरदार लतीफ खोसा के दरमियान जोड़ पड़ेगा। एनए 119 लाहौर से मरीम नवाज का मुकाबला होगा मियां शहजाद फारूक के साथ। एनए 171 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का सामना होगा रेहाना डार के साथ। नारोवाल में एहसन इकबाल और दानियाल अजीज आमने सामने होंगे। इन 4 अहम मुकाबलों में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस बारे में आपको बताएंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हमारा पैनल एज यूजुअल मौजूद है। उसमें आज का शानदार इजाफा आमिर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आमिर साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। गैर शरई निकाह केस जिसका आज फैसला आया। अब इखलाकी बदउनवानी का केस अगर किसी पे साबित हो जाए, आइन के मुताबिक अगर कोई सादिक और अमीन नहीं रहता तो उसको सज़ा दी जाती है। अगर तो वर्डिक्ट के अंदर ये शामिल है कि उस शख्स की नाअहली है, किसी और मामले पर सज़ा हुई, वो ख़त्म हो गई। अगर आप आइन के मुताबिक सादिक अमीन नहीं रहे, आप बदउनवान साबित हो गए या बद किरदार साबित हो गए, उस सूरत में पॉलिटिकल करियर कितना इफेक्ट होता है और क्या होना चाहिए? देखिए, इमरान खान के साथ ये पहला फैसला तो नहीं हुआ। वो पहले 2 फैसलों के अंदर जो है इससे ज़्यादा बड़ी सज़ा जो है उनको दी जा चुकी है। जेल के अंदर वो तकरीबन ऑलमोस्ट अब मई 2023 से वो जेल में ही है। और उनके जो साथी हैं वो तो ये कहते थे कि वो वहाँ से नेल्सन मंडेला होकर निकलेंगे। तो हम मजाक में ही कहते थे कि नेल्सन मंडेला तो 26 साल रहे, तो अगर फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता 26 साल उनको रहना पड़ा तो फिर तो वो 96-97 साल के होकर बाहर निकलेंगे। पता नहीं उस वक्त पाकिस्तान की सियासत का क्या हाल होगा। हमारे यहाँ एवरेज एज वैसे इतनी नहीं होती। हाँ, लेकिन देखें इस लीडर की एज जो है, एवरेज एज 67 ईयर्स की उम्र के अंदर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जिनके साथ उनका मुकाबला रहा है ना, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो पॉपुलर लीडर हैं उनको देखा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो 51 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो मिड 50s के अंदर थी जिस वक्त वो शहीद हो गई। जो तीसरे पॉपुलर लीडर हैं नवाज शरीफ, वो 40s की उम्र में जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो इमरान खान ने जो कुछ जो है जिसको फेस किया है उसमें, और दूसरे केसेस के अंदर जो है दूसरे वज़ीर आज़मों ने भी फेस किया। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इनके केसेस जो हैं वो इनकी हालिया यानी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, अगर मैं ये कहूँ कि अभी एंड नहीं हुआ लेकिन जहाँ तक वहाँ पहुँचे हैं, तो उनको जिन केसेस का सामना हुआ है उनके अंदर किसी और को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं एज सच, सवाए इसके कि तोशा खाना के अंदर उन्होंने बाज़ जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं उनको वायलेट किया है। वो तोहफे रख लेते, उनको कोई जो है वो किसी को शिकायत ही ना होती। उन्होंने तोहफ़ों को जिस तरह बेचा है उस सूरत में उनको फेस करना पड़ा। साइफर का केस जो है उसके अंदर उन्हें सब प्रोसीजर्स का पता था। उसके अंदर जो विटनेसेस हैं वो उनकी गवर्नमेंट के अंदर इंतहाई अहम ओहदों पे लगे हुए सरकारी अफसर थे, ठीक है ना। तो सियासी केस नहीं था। लेकिन अब ये जो केस है, मेरा अपना ख्याल है कि देखें उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इमरान खान क्या करते रहे हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपको सादिक और अमीन के तौर पर बेचा गया था तो फिर तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो कानून है वो इसको और तरह से देखता है, वो पॉपुलर तरीके से नहीं देखता। इमरान खान जो हैं जो भी बात करेंगे, मेरा ख्याल है उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इमरान खान की बात को मानेंगे, अदालत के फ़ैसलों को नहीं मानेंगे। और ये जो कि फ़ैसले जो हैं वो अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हैं, हमें नहीं पता कि आगे जाके जिस वक्त वो अपील में जाएंगे तो ये के जो फ़ैसले हैं ये होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बहुत सख्त जो है मेरे ख़्याल में एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी एक बहुत पॉपुलर फॉलोइंग रही है, चाहे वो क्रिकेटर था या उसके बाद जो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन काम किए हैं उसकी वजह से, और फिर सियासत के अंदर उनका जो रोल है,
ان کا جو سیاست جہاں پہ جا کے رکی ہے، میرے خیال میں ایز اے پاکستانی مجھے شرم آتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جس طرح بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد جہاں جا کے ختم ہوتے ہیں، اٹس اے سیڈ ریفلیکشن آف آور پالیٹکس اینڈ سوسائٹی. بالکل، اور اس پہ ہمیں شرم آنی بھی چاہیے. ہماری سوسائٹی کا اصل چہرہ یہ نہیں ہے. انور صاحب، غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ آج آ چکا ہے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے ڈیٹیلڈ ورڈکٹ بھی آ گیا. 9 مئی کا فیصلہ ابھی باقی ہے. القادر ٹرسٹ کا فیصلہ بھی رہتا ہے اور توہین الیکشن کمیشن کا بھی 9 مئی میں. صداقت عباسی اور 2 اور امپورٹنٹ لوگ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. ان کا وعدہ معاف گواہ بننا کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ کیسز بھی بیفور الیکشن فٹافٹ سے اپنے انجام کو پہنچیں گے؟ دیکھیے سلمہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انتخابات سے پہلے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو نظام ہے اس کو دھچکا پہنچے گا، اور جو نفرت اور جو شدت تھی شاید اس میں اس دن اضافہ ہو جس دن انتخابات ہوں گے، ووٹ کاسٹ کیا جائے گا. 8 فروری کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے جن گواہان کی بات کی، دیکھیے یہ اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ گواہان اپنی جان بچانے کے لیے اب وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ خود اس پروسیس کا حصہ تھے. اب جب انہیں وعدہ معاف گواہ بننے کے آفر ہی انہوں نے ایکسیپٹ کی، اس کا فائدہ ان کو تو ہوا ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی دوسرے فریق کو ہونا تھا. شیخ رشید جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے در پہ رہے اور انہی کی ماں پر سیاست کرتے رہے، آپ کو یاد ہوگا وہ ہمیشہ کیٹاگوریکلی جب عمران خان کے ساتھ تھے تو یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں اب مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ رہوں گا اور میں اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ چکا ہوں. چلا کاٹنے کے بعد لیکن دیکھیے جب پاکستان تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ دیا، اس وقت ان کے دل میں ڈیفینیٹلی میل آئی ہوگی کہ میں جب تک میں نے عمران خان کے بارے میں بات نہیں کی، اور اس طرح انہوں نے کھل کر بات بھی نہیں کہی عمران خان کے بارے میں اور نہ پی ٹی آئی کے بارے میں، لیکن ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ناپسند کیا جاتا تھا، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا سہارا نہ لے. انور صاحب، یہ جو NA-56 کا ٹکٹ بیچنے کی بات تھی، یہ الزام انہوں نے پی ٹی آئی پہ لگایا تھا یا ڈائریکٹلی خان صاحب پہ لگایا تھا؟ دیکھیے خان صاحب پر یہ الزام اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ خان صاحب نے وہاں سے ایک لسٹ مرتب کی تھی، اور ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی. اس لسٹ سے بہت سارے نام ایسے جو خان صاحب نے خود ٹک کیے تھے کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے. جی وہ نہیں ان لوگوں کو ملے. وہ ان شکایات جیل کے اندر انہوں نے خان صاحب کے سامنے جو پروسیڈنگ ہوتی تھی عدالت میں وہ کی بھی بعد میں کہ ہمیں یہ ٹکٹ نہیں دیا جا رہا. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو اب لیڈرشپ ہے ان پر یہ الزام ضرور ہے کہ انہوں نے بہت سارے جگہوں پر جو ہے وہ پیسے لے کر ٹکٹ دیے ہیں، اور بہت سارے یہ جو شہریار ریاض شیخ جس سیٹ کے اوپر الزام لگایا تھا سیٹ بیچنے کا، ٹکٹ بیچنے کا، کیا اس پہ خان صاحب متفق تھے؟ دیکھیے ٹکٹ بیچنے کے حوالے سے جو خان صاحب کی اپنی رائے ہے، اب یہ تو ابھی چونکہ خان صاحب اندر ہیں ان کو یہ معاملات تو نہیں ہے، لیکن صرف انہیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹکٹ تبدیل کیے گئے، اور تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگ تو خود چلے گئے سسٹم کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے. کچھ تبدیلیاں انہوں نے خود کی، اس کا عمران خان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس پر بڑا رد عمل بھی آیا اور لوگوں نے بڑی شکایات بھی کی. جہاں تک آپ نے بات کی، اب بڑا امپورٹنٹ ہے 9 مئی کے واقعات. دیکھیے 9 مئی کے واقعات جو ہے وہ ان تمام جو کیسز ہیں ان سے امپورٹنٹ ہے. وہ ریاست کا معاملہ ہے، وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، وہ لے کے آگے بڑھا جائے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر قانونی پہلوؤں کے جائزے لیے بغیر آپ اس طرح کے فیصلے دیں گے تو وہ اگلی عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہوں گے، اپیل ہوگی، وہ فیصلے اڑ جائیں گے، سٹینڈ نہیں کریں گے. اس لیے یہ جگ ہزائی ہوتی ہے، ریاست کی کمزوری ظاہر کرتی ہے. آپ کو یا تو ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے قانونی، اس کے بعد آپ کو اجلت نہیں کرنی چاہیے. جائزہ لینے کے لیے بڑا ٹائم مل گیا نا. دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. آپ کو یاد ہوگا سلمہ، ہم کہتے تھے 9 مئی کے واقعات کو آپ کو اسپیڈی ٹرائل کرنا چاہیے. آپ کے پاس اگر ایویڈنس ہیں اور جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں ان کو، وہ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ان سے الگ ہے. یہ پولیٹیکل کیسز ہے. وہ 9 مئی کا واقعہ تو ریاست سے جڑا ہوا ہے نا، وہ تو ریاست کے خلاف تھا، اور آپ اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیے. یہ پولیٹیکل کیسز ہیں. اس پر اگر آپ اتنا اسپیڈی ٹرائل کریں گے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو یہ بیانیہ دیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. ہم ایک بات اس کو کرتے ہیں، اس پہلو کو ذرا دوسری طرف آ جائیے. 9 مئی کو جہاں پہ آپ کو اسپیڈی ٹرائل کرنا چاہیے تھا، آپ نے وہاں پہ اسپیڈی ٹرائل نہیں کیا. دیکھیے اب یہ بھی بیانیہ آ رہا ہے کہ اس لیے 9 مئی کے واقعات کو الجھایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. یہ بیانیہ آپ نے ان کو دیا. آپ کو چاہیے تھا کہ ریاست کو اپنی کمزوری ظاہر نہ کرتی، پولیٹیکل کیسز کو اسپیڈلی نہ کرتی، آہستہ آہستہ چلنے دیتی.
और जो 9 मई का वाक़या था मेरे ख्याल में उस पर ज़्यादा स्पीडी ट्रायल करते तो उसके नताइज भी मुख्तलिफ होते। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बयानिया बनाने का मौका ना मिलता कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन देखें अब वो बड़े खामोश हैं इस वजह से कि वो दोबारा 9 मई का ऐसे वाक़यात नहीं रूनुमा होने देना चाहते। लेकिन अगर 8 फरवरी को बड़ी तादाद में जो यूथ वोटर्स मौजूद हैं वो निकल आए तो फिर समझिएगा कि जो प्लानिंग की गई है शायद उसके बरक्स जो नताइज हैं वो आपको देखने पड़े। अनवर साहब, आप बड़े तेज़ हैं, आपको पता है कि ये जो यूथ के निकलने की आप बात करते हैं ये सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होती है, आप इसलिए ये बात करते हैं, मुझे अंदाज़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, राजदारी और मुदाखलत, इसमें एक लकीर का तयन होना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए सलमा, पहली बात तो ये है आज के केस के जो फैसले के हवाले से वो कहते हैं मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। यहाँ पे मियाँ बीवी तो राज़ी हैं, तो काजी साहब अपना काजी ने कुछ नहीं किया इसलिए फैसला है 61 सफ़ात का। हाँ। देखिए ज़ाती ज़िंदगी और रियासती मुदाखलत, इसकी क्या हदूद होनी चाहिए। ज़ाती ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 3 चीज़ें जो हैं, शादी का इंतखाब, रिश्तों का इंतखाब, ख़ानदान का इंतखाब, ये ज़ाती मामलात हैं। इसमें रियासती मुदाखलत की हदूद होनी चाहिए, हद होनी चाहिए। ठीक। देखिए रियासत की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो सिक्योरिटी की है कि जो आवाम है, जो सिटीज़न्स हैं, जो उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुल बनाने हैं, रोड्स बनानी हैं, और समाजी बहबूद, सोशल वेलफेयर का काम। अब आप पड़ जाते हैं ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, तो इसमें इस फैसले के हवाले से मैं एटलीस्ट कन्विंस्ड हूँ कि जो रियासी मुदाखलत की हदूद होनी चाहिए, ये फ़ैसला जो है उन हदूद को पार कर देता है। ठीक। मतलब आप अदालती फ़ैसला दे रहे हैं कि आपने शादी किससे करनी है, किससे नहीं कर सकते, आपने खानदान कौन सा रखना है, कौन है कौन सा नहीं ये भी तो रखना। देखना है, एक आम शहरी नहीं है, एक ऐसा शख्स है जो मुल्क का वजीर आज़म रहा है, जो स्टेक होल्डर रहा है हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम। कानून के सामने तो कोई लीडर हो या कोई आम आदमी हो, उसमें कोई तफरीक नहीं होती। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ज़ातियात की। ज़ाती जो ज़िंदगी है वो आम शहरी की भी और वो लीडर की भी, मैं समझता हूँ कि दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और रियासत को भी और अदालत को भी अपनी हदूद का एहसास होना चाहिए और उस हद से पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन हदूद का आपके ख्याल में ये डिफ़ाइन होनी चाहिए। अब्बासी साहब, आपने एक तो सारा दिन आज जो पहले फ़ैसला आया, फिर डिटेल्ड वर्डिक्ट आया, वो भी आपने देखा, माहौल क्या रहा वो भी देखा, पिछले फ़ैसले भी आपने कवर किए और बड़े करीब से इन सारे मामलात को देखा। अब डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि रियासती हदूद का तयन होना चाहिए। हमारे यहाँ हदूद ऑर्डिनेंस भी है, हमारे यहाँ शरिया कोर्ट्स भी हैं, हमारे यहाँ आम अदालतें भी हैं। एक तो ये बता दें कि ये जिस केस में फ़ैसला, जिस अदालत में फ़ैसला चल रहा था, क्या ये उसी अदालत में चलना चाहिए था या इसको शरिया कोर्ट में जाना चाहिए था? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या सादिक और अमीन के लिए जब हम शर्त रखते हैं कि 62(1)(f) और 63 पे पूरा उतरना चाहिए, कोई भी हमारे ऊपर अगर हुक्मरान आता है, इवन नेशनल असेंबली में आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, सूबाई असेंबली में, उसके लिए भी आपके लिए कुछ मेरिट्स रखे गए हैं। अगर वो शख्स मेरिट्स पे पूरा नहीं उतरता, कहीं पर भी वो माली या इखलाकी बदउनवानी का मुर्तकिब होता है, तो क्या उसके लिए बाज़पुर्स नहीं होनी चाहिए? सर एक जुमला सलमा ऐड करती हूँ इसके अंदर, जो मंशूर आया है PMLN का, उसमें उन्होंने कहा है कि 62 और 63 को हम शायद आइन से निकाल देंगे। अच्छा, ये और भी इम्पोर्टेंट बात है। जी आप मेरे ख्याल फिक्स करेंगे, निकालेंगे नहीं। जी, या उसमें फिक्स कुछ कर देंगे। यस, थैंक यू सो सलमा। मैं बात करना चाहूँगा, पहले डॉक्टर साहब ने जो बात की ना रियासत के मामलात की, तो इसमें मैं क्लैरिफाई करूँ कि ये जो मुकदमा है इससे रियासत का कोई लेना देना नहीं है। ये खावर मानिका साहब दरख्वास्त गुजार हैं और उन्होंने एक कंप्लेन फ़ाइल की पर्सनल लेवल के ऊपर, या प्राइवेट कंप्लेन है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरी जो अहलिया हैं उन्होंने और जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने गैर शरई निकाह किया, और उसमें उन्होंने फिर उसका पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया। जी, एक आम शहरी का, इसमें रियासत इज़ नॉट द पार्टी और रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसमें उन्होंने फिर पूरा बैकग्राउंड दिया। उन्होंने कहा हम बड़ा हंसी खुशी रहते थे हमारी फैमिली में, फिर मेरी जो उनकी वाइफ की जो सिस्टर हैं उनके ज़रिए फिर इमरान खान इसमें एंटर हुए, और फिर वो एक रूहानियत का सिलसिला पूरा शुरू हुआ, और फिर वो सिलसिला बढ़ता बढ़ता एक गैर कानूनी निकाह तक पहुंच गया। ये बुनियादी तौर पे ऊपर मुकदमा था, और इसी मुकदमे में जब ट्रायल हुआ और जो 4 गवाह पेश हुए, उन गवाहों में से जो खावर मानिका हैं उनको जब इमरान खान ने ये कहा कि आप कुरान पर हलफ दे दें, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ कुरान पाक पे हलफ देने के लिए और अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए।
تو عدالت نے پھر عمران خان کو کہا کہ آپ پھر ان پر جرا نہیں کر سکیں گے اگر وہ قرآن پاک پر حلف دیں گے. تو پھر عمران خان نے وہاں پر یو ٹرن لیا اور یہ کہا کہ او سوری ہم پھر ان پر جرا کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کچھ باتیں نکلوانی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اگر آپ نے ان کے اوپر یہ ٹرسٹ کرنا ہے اور ان کے آپ حلف لے رہے ہیں قرآن پاک پہ, تو اس کے بعد تو پھر ان کی باتیں درست مان کے پھر آگے جانا پڑے گا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور پھر جرا کی, اور جرا میں انہوں نے سوالات کیے, انہوں نے تمام جواب دیے. ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ جو ان کا بیان تھا خاور مانیکا کا, کہ انہوں نے جو 2018 میں کہا, وہ بھی ویسے کمال شخصیت ہیں. 2018 میں انہوں نے کہا کہ ان سے پاک باز خاتون کوئی نہیں ہے, بہت ہی پاک دامن, اور بہت ہی تعریفیں کی, اور اس وقت یہ کہا کہ ہمارے گھر بہت خوش ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. خیر بہرحال اب انہوں نے مکمل یو ٹرن لیا خاور مانیکا صاحب نے, اور یہ کہا کہ اب حقائق سامنے آئے ہیں اور اب جو مجھے معلومات ملی ہے اس کے بعد میں یہ کمپلین کر رہا ہوں. لیکن بہرحال ہماری جو سیاسی قیادت ہے, یہ اس کا بھی بہرحال کریڈٹ عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے ہی جب دیگر اپنے مخالفین کو وہ آڑے ہاتھوں لیتے تھے, کسی کا کوئی چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کے اوپر وہ سٹیج کے اوپر اور وہ اس کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس کو بڑا ہی برا بھلا, اور پھر ان کی پوری وہ بریگیڈ جو تھی وہ اس کو برا بھلا کہتی تھی. یس, تو آج وہی سب چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں وہ کیا کہتے ہیں جیسی کرنی ویسے بھرنی ہے. لیکن آج اس طرح کوئی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ان کے کیسز کو اس طرح نہیں اچھال رہا جیسے وہ اچھالتے ہیں. یہ بات بہتر ہے کہ آج کے جو سیاسی رہنما جو ان کے مخالفین ہیں وہ کم از کم اس کو اس طرح پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے جس طرح ان کے زمانے میں ہوتی تھی, اور وہ جس طرح کرتے تھے وہاں پر کسی کے اوپر ایک ایلیگیشن بھی لگا کے اور ان کو اٹھا کے اور جیلوں میں ڈال دینا اور ان کے سیاسی مخالفین کو. بہرحال اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب جو دیگر کیسز ہیں کرمنل کیسز ہیں, اور کرمنل کیسز چلائے جا رہے ہیں اس میں آلدو کہ بہت سپیڈی ٹرائلز ہو رہے ہیں. ویسے یہ کیسز میں عام لوگوں کے کیسز میں بھی اگر ایسے ہی سپیڈی ٹرائل ہوں تو شاید ہمارا پورا نظام انصاف ہی ٹھیک ہو جائے, اور یہ ایک اچھی مثال ہے. سب لوگوں کے کیسز ایسے ہی تیز چلنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شارٹلی جی غیر شرعی فیصلے اور دوسرا خاور مانیکا سے متعلق ایک شعر یاد آیا, اور میں نے کہا میں اپنے جو اس کو ذرا مقرر جی ارشاد بعد عدت انہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے بے تاب دل کو قرار آ گیا. تو یہ خبر مانیکا صاحب کے لیے ہے کہ جب تک ان کے ساتھ رہے تو سب کچھ ٹھیک تھا, اور جب مخالف ہوئے تو پھر انہیں سب کچھ یاد آیا. 6 سال سے خاموش تھے, اور ان کے دور میں تمام بینیفٹس لیتے رہے. آپ اس نظام کو اور ہمارے لوگوں کی پراپرٹیز اور ان کے دور میں میں کہتا ہوں کہ کیسے معاشرے میں ہم زندہ ہیں کہ کل تک وہ کیا کرتے رہے اور آج وہ انہی کے خلاف کھڑے ہو گئے. اب میں کہتا ہوں کچھ تو اخلاقیات ہوتی ہے, چلے کچھ تھا بھی تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا, لیکن خاموش اس لیے نہیں رہے کہ اگر خاموش رہتے تو پھر ان کی گردن کٹتی تھی. یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیے گئے تھے کہ ہماری حکومت ہے, ہماری حکومت ہے. بالکل چھوٹی سی بات جو ہے نا لمیٹیشن کا کیس تھا, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے طلاق دے دی تھی ابھی وہ عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے جو ہے, اور جو مفتی صاحب ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا, یہ خبر جو ہے وہ ہمارے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں عمر چیمہ, جب انہوں نے بریک کی تھی تو اس میں بڑا لے دے کی جو کچھ ہم نے برداشت کیا ایز اے گروپ جرنلزم کے وہ تو ہم نے کیا ہی. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر میں تو بات یہی نکلی ہے نا کہ اگر فرض کیا وہ تمام لوگ جو مذہب کو یوز کرتے ہیں اپنی سیاست میں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جو ہے ان کو یہ منع بھی کیا گیا تھا, بار بار انہوں نے اپنی تقریروں میں کہا کہ پرانی جو سویلائزیشنز ہیں, حکومتیں, قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ جو اوپر بڑے لوگ تھے ان کو سزا نہیں دیتے تھے. اب خان صاحب جو ہیں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 2-3 سال کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ خود چیزیں سامنے آئیں گی, اور اس کے اندر دیکھیں یہ بڑا سمپل سا کیس ہے. اور اس وجہ سے اس میں یا تو آپ کورٹس کو اس لیے کرٹیسائز کریں کہ وہاں اجلت میں فیصلہ ہوا ہے, اگر اجلت میں نہ ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ طوالت کا شکار ہو گیا کیس. بھئی اگر سارے جو جتنے اس کے اندر جو ایکٹرز کیریکٹرز ہیں وہ موجود ہیں اور جج موجود ہے, تو تھینک یو ویری مچ, آپ کو جو ہے کیس کو لٹکانے کی ضرورت نہیں تھی نا. اور آج بھی سٹوری تقریباً وہی ہے عامر صاحب, صرف کردار بدلے ہیں, کہانی وہی ہے, کیسز چل رہے ہیں, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد اس مہنگائی اور بلند و باغ دعوے جو پولیٹیشینز کر رہے ہیں ان کی بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن سب سے کم تھی اور روٹی کی قیمت بھی سب سے کم تھی. جب تک آپ کو باعزت روزگار نہیں ملتا نواز شریف چین سے کبھی نہیں بیٹھے گا. 10-10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھی, 10-10 روپے کلو. ہم سب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو جاتا. بجلی سستی کریں گے ہم انشاءاللہ, یہ موٹر ویز بنائیں گے. میاں صاحب 4 بار وزیر اعظم رہا کہ اس نے کبھی سندھ پہ دھیان نہیں دی, کبھی سندھ میں کام نہیں کیا, تو آج وہ اس پوزیشن میں ہے نہیں
कि वो किसी को कहे कि मेरा शेर पे इलेक्शन लड़े। उनको ये सितारे वाले ढूंढने पड़ते हैं। अगर आपने इस शेर का रास्ता रोकना है, तीर पे मोहर लगाए, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद इस तीर से उस शेर का शिकार अपने हाथों से करवाऊंगा। नाजरीन, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की ये क्लिप्स आज के जलसे के यहाँ पर अपने पुराने दौर याद किए जा रहे हैं। आज के दौर में क्या हो रहा है, और ये जो लास्ट पीडीएम गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत रही और इसने जो कुछ आवाम के साथ किया, जो कुछ महंगाई के नाम पर तबाही हुई, उसका जिक्र अभी तक कोई नहीं कर रहा और कोई उसको ऑन करने को भी तैयार नहीं है। अनवर रजा साहब, ये बातें आप रोज सुनते होंगे, 10 रुपए की इतनी चीज मिलती थी, 5 रुपए किलो चीनी मिलती थी, 2 रुपए किलो फलानी चीज मिलती थी। आज जो कुछ हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये रिवर्सिबल है? देखिए सलमा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस निज़ाम की तबाही के जिम्मेदार हैं। किसी का कम हिस्सा और किसी का ज़्यादा। अब देखिए 15-15 बरस से ज़्यादा इन लोगों को 30-30 साल हो गए हैं हुकूमतें करते हुए, तो इन्होंने डिलीवर क्या किया, एक तो उसका हिसाब दे दीजिए। अच्छा चलिए, आप माजी की बातों को छोड़िए, आगे आते हैं। ये जो पॉलिटिकल हाइप क्रिएट की गई है, ये सिर्फ जो वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी कैंपेन कर रहे हैं और वो यूथ को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनका ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज लोग हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको नहीं, शायद इनको वोट डालेंगे। सुनहरा दौर क्यों नहीं याद करवा रहे बिलावल? वो देखे ना, सुनहरा दौर है क्या, मुझे बताइए जरा। इतना वक्त गुजर गया और आपने आवाम को दिया क्या? अब नवाज शरीफ साहब की बात कर लीजिए, ठीक है उन्होंने मोटरवेज बनाए, कुछ तरक्की की, लेकिन मुझे बताएं वो माजी था, गुजर गया। आपने 16 माह की हुकूमत जो आपकी थी उसमें आप लोगों ने क्या किया? एक बात। दूसरी बात, पॉलिटिकल निज़ाम पर किस तरह आवाम का अदम एतमाद है, और वो उसका अंदाज़ा आप इनके जलसों से लगा लीजिए। देखिए अब आवाम इनके जो किए हुए वादे हैं उनको कहती है कि प्रैक्टिकल पूरा कीजिए, मुकम्मल कीजिए। आपने क्या कहा था? ये नहीं हो सकता कि आप जलसे में खड़े होकर दूध और शहद की नहर बहा देंगे, इस तरह मुमकिन नहीं है। अवाम का अदम एतमाद ये है कि जलसों में लोग नहीं आ रहे, बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे करके फिर भी लोगों को उस तरह अपने अपने लीडर्स के सामने नहीं ला रहे। अब अवाम चाहते हैं कि आप ये बताइए सलमा, चलिए देख लेते हैं हम, ठीक है इनकी बात को अब भी मान लेते हैं। अवाम हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, हम भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये बताया कि जब वो गवर्नमेंट में आएंगे वो इकॉनमी को कैसे बेहतर करेंगे, बिजली को कैसे कम करेंगे, उसकी कीमतों को, गैस की कीमतों को कम कैसे करेंगे, पेट्रोलियम प्राइसेस को कैसे कम करेंगे? सबसे बड़ी बात सलमा कि जो महंगाई है उसको कैसे कम किया जाएगा, आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाएगा। पहले तो आम आदमी, याद है आपको इनके जो अपने सुनहरे दौर की बात करते हैं, उस वक्त तालीम, आप सेहत को रोया करते थे, अब तो आप रोटी को रो रहे हैं, आपकी रोटी पूरी नहीं हो रही। आम आदमी बिजली, गैस और बाकी बिल्स दे रहा है, वो बेचारा रोटी कहां से खाएगा? देखिए इस वजह से लॉलेसनेस बढ़ रही है। इन लोगों को, इनके पास कोई प्लान नहीं। जब ये कोई हुकूमत में आएंगे तो लेट्स सपोज अगर मखलूत हुकूमत बनती है, जो कि आप पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, जो जलसे जुलूस देख रहे हैं, बैसाखियों पर बनी हुकूमत कभी कोई काम कर ही नहीं सकती। वो फिर पीडीएम की तरह ब्लैकमेल होंगे और मुल्क के लिए फिर वही होगा। जो हारने वाला होगा सलमा, वो कहेगा कि धांधली हुई है। और एक बड़े मजे की बात, जो जीतने वाला होगा वो कहेगा मेरी तो 100 नशिस्तें थी और मुझे तो 80 मिली हैं, वो भी शोर मचा रहा होगा। अजीब ये मुल्क है। और मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत को बहुत मसाइल है और उन मसाइल में इजाफा होगा। और सफर कौन करेगा? आम आदमी। बिल्कुल मसाइल नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा चीजें चाहते हैं, होनी चाहिए लेकिन पूरी नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं मुझे। एक तो आप अक्सर जिक्र करते थे आर्टिकल 25A का, जिसमें रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को तालीम दे। रियासत उस जिम्मेदारी से कब की बरी जिम्मा होगी? अभी बेसिक नेसेसिटीज आ जाती हैं, खाना पीना, रहन सहन। बिजली और गैस की कीमतें पिछले 2-4 दिनों में बहुत बढ़ी हैं, और गैस की तो इतनी बढ़ चुकी है कि जिस घरों में कुछ नहीं जलता वहां पे भी शायद स्लैब के चक्कर में 80-80 हज़ार तक बिल आए। बिजली और गैस सेक्टर में हमने क्या गड़बड़ की? अच्छा देखिए सलमा, बिजली, गैस और पेट्रोल को अलहदा कर लेते हैं। पेट्रोल इसलिए कि पेट्रोल हम तकरीबन 85% जो है वो आलमी मंडी से इंपोर्ट करते हैं। आलमी मंडी में अगर कीमत बढ़ती है तो हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं है कि वो पाकिस्तानी अवाम को सस्ता पेट्रोल दे सके, तो वो हम मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट। बिजली में हुकूमत खुद कहती है कि 580 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है पिछले साल। ये हुकूमत ने खुद उनका अपना आधा। गैस तकरीबन 1 अरब रुपए की रोजाना की बुनियाद पे चोरी हो रही है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों चोरियों के नतीजे में इस वक्त हम खड़े हैं कोई 6000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा। ठीक है। ठीक है। ये गर्दिशी कर्जा अंदाजा कीजिए 2008 में 150-200 अरब था, तो 200 अरब से हम पहुंचे 6000 अरब के ऊपर। ठीक, 2008 में 8-10 रुपए का यूनिट था, आज आपको 55 रुपए 60 रुपए का यूनिट मिल रहा है। और अगर ये 6000 जो अरब गर्दिशी कर्जा है ये भी आवाम के ऊपर जाएगा तो ये यूनिट पहुंचेगा कहीं 70-75 रुपए का एक यूनिट। ना वो घरेलू सार्फिन अफोर्ड कर सकते हैं
اور ایکسپورٹ کی انڈسٹری جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کو 70-75 روپے کا ایک یونٹ ملے گا۔ اچھا، اب اس میں معاملہ آ گیا کہ ریاست یہ کام کر رہی ہے، بجلی، جتنی بجلی پاکستان میں بنائی جاتی ہے ہر 1 کلو واٹ، ہر 1 یونٹ جو ہے وہ حکومت خریدتی ہے۔ دنیا میں کہاں ایسے ہوتا ہے؟ اب دوبارہ سے وہ جو بات انور صاحب کر رہے تھے کہ مخلوط حکومت آئے گی، سامنے آئے گی، تو وہ اتنی بڑی اصلاحات کر پائے گی؟ یہ جو 6000 ارب کا قرضہ ہے یہ پوری کی پوری معیشت کو لے ڈوب سکتا ہے، یہ اتنا بڑا اس کا کوانٹم جو ہے، میگنیٹیوڈ جو ہے اس کا۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ بجلی کے شعبے کے اندر اصلاحات کس نے لے کے آنی ہے، چوری کو ختم کس نے کرنا ہے، گیس کے شعبے کے اندر چوری کو ختم کس طرح کرنا ہے، 1 ارب روپیہ روزانہ کا۔ یہ بہت بڑا لاس ہے، نو ڈاؤٹ۔ اب اتنی کمزور حکومت آئے گی تو وہ اتنے طاقتور فیصلے جو ہے وہ کیسے کر پائے گی؟ اچھا، حکومت کمزور ہو یا طاقتور ہو، اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا عامر غوری صاحب، کیونکہ پہلے جب پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی کوئی اور نہیں کرتا تھا، ہر کوئی کہتا ہے کہ اس سے پوچھے اس سے پوچھے۔ آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم پلس آئے گی، چربا ہوگا بہت سی جماعتوں کا جو ایک گورنمنٹ کی شکل میں بیٹھا ہوگا۔ ہمارے یہاں جب بات ہوتی ہے، جب سیاستدان منشور آفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جماعت کہتی ہے ہم 200 یونٹ مفت دیں گے، ایک کہتی ہے ہم 300 یونٹ مفت دیں گے۔ تو مجھے اپنے ملک میں اگر صرف ایک صوبے پنجاب، کوئی بھارتی پنجاب کے ساتھ دیکھتی ہوں تو مجھے وہ اروند کیجریوال کی آفرز نظر آتی ہیں جہاں پہ بجلی کے بل ہی نہیں آتے، 200 یونٹ تک ادھر ویسے ہی فری ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر یہ لوگ آفر کر رہے ہیں کہ ہم 200 یا 300 یونٹ فری دے سکتے ہیں تو آج 5 روپے یونٹ کس لیے بڑھا رہے ہیں؟ اور اگر بڑھا کر ریورس کرنا ہے تو پھر عوام کا برکس کیوں نکال رہے ہیں؟ سرنا بہت ساری امپورٹنٹ آپ نے چیزیں پوچھ لی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو چونکہ پاکستان 75 سال سے مانگے تانگے پہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے جو مائنڈ سیٹ مینوفیکچرنگ ہے وہ تو بہت عرصے سے چل رہی ہے کہ آپ نے عوام کو اس سوچ کا آپ اس اپنی شکار بنا دیا ہے کہ دیکھیں ہم تمہیں آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ آپ جو یوٹیلیٹیز ہیں اور جو کموڈیٹیز ہیں جو استعمال کر رہے ہیں ان کا بل خود دے سکیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے ان سے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو مفت دے دیں گے، 200 یونٹ دے دیں گے، 300 یونٹ دے دیں گے، پیٹرول سستا کر دیں گے، موٹر سائیکل والوں کا پیٹرول سستا کر دیں گے۔ یہ ایسی فضولیات ہے جس کے اندر ایسے لوگوں کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہ ان کے اکنامک تھنک ٹینکس ہیں، نہ ان کے سوشل تھنک ٹینکس ہیں، نہ اکنامک تھنک ٹینکس ہیں۔ یہ صرف اور صرف جو ہے نا بات چیت کرنے والی چند فیملیز ہیں اور وعدے کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ وعدے سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن دیکھیں، جس وقت آپ نے ایک ٹرم بڑی سنی ہوگی کہ آؤٹ آف باکس سولوشنز ہیں۔ اس ملک میں جتنا سورج چمکتا ہے نا، اگر فرض کیا بجائے لیپ ٹاپ دینے کے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ میری رائے ہے، میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں، کہ بجائے لیپ ٹاپ دینے کے نا اگر حکومت جو ہے وہ یہ کرے کہ تمام وہ لوگ جن کا گھر چھوٹا ہے، جن کی دکانیں جو ہیں ان کو ریفریجریشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اگر آپ 2 سولر پینل جو ہے نا وہ دے دیں کہ جی آدھی قیمت آپ کو ویو آف کر دیتے ہیں، آدھی جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون کے اوپر دے دیتے ہیں، تو ٹیکنیکلی آپ آف گریڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی بجلی خود پیدا کریں، استعمال کریں، تھینک یو ویری مچ۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو لوڈ اٹھے گا اس کو آپ انڈسٹری کی طرف لے کے جائیں۔ جو گیس ہے، کتنی دفعہ ہم نے سنا یہ کہ جی بلوچستان سے گیس نکلتی ہے، کراچی اور لاہور تک پہنچ گئی، اسلام آباد تک پہنچ گئی، بلوچستان نہیں پہنچی۔ اگر فرض کیا کہ ایسے صوبے میں جہاں کوئی درخت نہیں ہے، جہاں کوئی کوئلہ نہیں نکلتا، جہاں پہ لوگوں نے چولہا جلانا ہے، تو سلنڈر کی صورت کے اندر ان کو جو ہے کم قیمت کے اوپر گیس دی جا سکتی ہے اگر آپ مسائل حل کرنے ہوں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں اب جو اس ملک کا سب سے بڑا ٹائم بام ہے وہ اس کی آبادی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں فرق آپ کو بتائیں گے، اور مقابلہ وقت ہی آ گیا ہے۔ اور یہ شرم کی بات ہے میرے لیے ایز اے پاکستانی کہ جب مسئلہ آتا ہے تو کہ یہ 2 چیزیں ہم نے سنی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو آزاد ہونے والے ملک تھے وہ دیکھیں کہاں پہنچ گئے ہیں، اور مثالیں کون سی ہیں؟ چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش۔ اب پاکستان جو ہے جتنی اس کی انکم ہے پر کیپٹا، ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں 10 سال میں پاکستان میں ہم اس کو $2000 تک لے جائیں گے۔ بنگلہ دیش اس وقت جو ہے وہ تقریباً $2800 کما رہا ہے پر کیپٹا انکم۔ لیکن جو اس سے بڑی چیز ہے، لاسٹ ورڈ میری طرف سے، وہ یہ کہ دیکھیں کوئی ملک جو ہے وہ آج کی دنیا میں آئسولیشن میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم پچھلے 40-45 سال سے کمپلیٹ آئسولیشن میں ہیں۔ ہماری کوئی ٹریڈ جو ہے وہ انڈیا سے نہیں ہے۔ چائنا کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم نے روکا ہے، چاہے وہ غلط تھے صحیح تھے، کیا پاکستان کماتا، جب آئے نہیں تو جو مرضی۔ افغانستان ایک وار کا شکار ہے 1979 سے، اور ایران جو ہے اس کے ساتھ ہمیں ٹریڈ کرنے نہیں دیتا امریکہ، یعنی ایران جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، یورپ کے ساتھ ڈپلومیسی چل رہی ہے، ہمارے ساتھ بند ہے۔ تو کوئی ملک جو ہے وہ اس طرح بیچارہ پنجرے کے اندر رہ کے تو بند نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرض کیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے بڑی کنٹروورشل لگے لوگوں کو، لیکن پاکستان جو ہے جس خطے میں ہے اور جو اس کی شیپ ہے، پاکستان کین سروائیو اونلی تھرو کریٹنگ اکنامک کوریڈورس۔
तो अगर हमने एक सी पैक का कॉरिडोर की इतनी बातें सुनी है, लेट्स से थिंक जो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, कि कल को हम जो है 2 और सड़कें बनाते हैं। एक जो है वो फर्ज किया जो सिंध से लेके बलोचिस्तान से लेके ईरान जाएगी और दूसरी तरफ से इंडिया जाएगी। इंडिया का हम नाम नहीं लेना चाहते तो हम कहते हैं ठीक है जी, हम साउथ एशिया को मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करते हैं वाया वागा बॉर्डर थ्रू, और फिर जितने पैसे जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे और प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे क्रिएट होंगे, जो टैक्स टॉल इकट्ठा होगा वो सूबे भी लें और सेंटर को भी जाए। अगर फर्ज किया अब सिर्फ टॉल मनी जो है, यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी हमारे जितनी नहीं है, जिनकी आबादी हमारी जितनी नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रक ट्रेड पे, टॉल ट्रेड के ऊपर उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम होती है। अगर पाकिस्तान सिर्फ 7-8 बिलियन जो है वो इन 3 रूट से कमाना शुरू कर दे आज से 5 साल के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहना कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, नवाज शरीफ साहब हम मोटरवेज बनाएंगे, और भाई उस पर कौन चलेगा? मैंने ट्रैक्टर चलाना है, उस पर मैंने मोटरसाइकिल चलाना है। लेकिन अगर 5, 7, 8, 10 बिलियन कमाना शुरू कर देते हैं आप, आगे नंबर बढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको 1-1 बिलियन के लिए जो है अपनी नाक जो है ना वो IMF और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के सामने न रगड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त सोल्यूशन ओरिएंटेड जवाब दिया आपने आमिर गौरी साहब। अब्बासी साहब, अगर ये बातें आमिर गौरी साहब सोच सकते हैं तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोच जो मैं सकते? इकोनॉमिस्ट पहला नहीं सवाल। हूं मैं। हाँ, इकोनॉमिस्ट ना होने के बावजूद इतने अच्छे सोल्यूशंस वे आउट है ना हर चीज के लिए कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, आपको कोई ना कोई हल मिलता है। गौरी साहब और लगता है PMLN को वोट देंगे। मैंने सर आज तक वोट नहीं दिया और क्योंकि हम मीडिया के लोगों की ड्यूटीज लग जाती हैं तो हम वोट कास्ट कर ही नहीं सकते अपने हवाई हलकों में जाके। आमिर अब्बासी साहब, और दूसरी चीज, एक तो ये कि हुक्मरान क्यों नहीं सोचे, दूसरी चीज 147 अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। आज आप एक सादा पैनाडोल लेने जाए, गरीब आदमी वो खरीद के खा नहीं सकता। क्या ये महंगाई की लहर रिवर्सिबल है या आइंदा गवर्नमेंट और बम गिराएगी और ये जो 90 अरब का कर्जा वापस करना है अगले कुछ माह में हम दे, उसका बोझ दोबारा हमारे सर पे आने वाला है? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो महंगाई की शरह है उसका बराह रास्त असर और जो चक्की में पिस रहा है वो गरीब है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ वो निगरान हुकूमत ने किया, और उसमें बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद जो गवर्नमेंट आ रही है उसके आने से पहले पहले इस तरह के बहुत से अहम फैसले जो है वो करने हैं। दूसरी तरफ देखिए, आमिर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये बहुत से ऑप्शंस हैं और इनके ऊपर काम करने की जरूरत है, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पर अगर हम पिछले सिर्फ 6 साल को देखें तो कैसे एक पूरे वो बम्पी रोड इस तरह चलती रही हमारी इकोनॉमी, कभी एक गवर्नमेंट आती रही, एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, फिर दूसरे आए, फिर नई गवर्नमेंट आई, फिर वो चले गए, और फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट आई। सो एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में इन मौजूदा इकोनॉमिक चैलेंजेस की। और उसके बाद अब जो जिस तरीके से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो निगरान हुकूमत है, उनके साथ मिलकर जिस तरह चीज़ों को प्लान किया जा रहा है, हम सिर्फ मिसाल लेते हैं, जैसे डॉलर की कीमत को कम किया गया, जैसे स्मगलिंग को रोका गया, जैसे जो बिजली चोरी और गैस चोरी के खिलाफ एक्शन लिए गए, ये तमाम चीज़ें ये जो हुकूमतें हैं, जो मुंतखब हुकूमतें हैं, उनको भी करनी चाहिए, या वो भी करेंगी तो जब उसके बाद उसके रिजल्ट्स आएंगे। हम देखेंगे सिर्फ बिजली चोरी में 60 अरब से ज्यादा की रिकवरी हुई है, बिलियंस ऑफ, इसके साथ साथ हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, FIRs हुई। इसके अलावा आप स्मगलिंग के ऊपर देखें कि कितने बड़े लेवल के ऊपर स्मगलर्स के खिलाफ एक्शंस हुए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ। मुंतखब हुकूमतों में पॉलिटिकल विल का मसला होता है। एग्जैक्टली। लेकिन अब जो जिस तरह चीज़ों को प्लान किया जा रहा है, बज़ाहिर ये लगता है कि अस्करी क़यादत मुकम्मल तौर के ऊपर जो हमारी हुकूमत होगी उसके साथ मिलकर काम करेगी, और आइंदा आने वाले दिनों में इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए प्लान किया जा रहा है। और जाहिर है कि उसमें जैसे शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि जो अस्करी क़यादत है इस वक्त वो मुकम्मल तौर के ऊपर हुकूमत के साथ काम करेगी, और आने वाले दिनों में इन तमाम चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये प्लान जेब में नहीं रखे, आवाम को बताएं क्या करना है इन्होंने। एक और पेज जो है उसकी तामीर शुरू है। एक और फेज। चलिए लेट्स सी, मुझे ब्रेक लेना था लेकिन क्योंकि वक्त कम है तो ब्रेक हम नहीं लेते। मैं कोशिश करूंगी कि सम अप कर सके बहुत क्विकली अपने लास्ट सेगमेंट को। हमारी जो इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं, बहुत क्लोज फाइट्स हैं और जहां पे बहुत कांटेदार मुकाबले मुतबक्के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उनसे शुरू कर लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब, सबसे पहले तो खुर्शीद शाह का हल्का, जहां से वो हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। 90 से ऑनवर्ड उन्होंने हर इलेक्शन जीता है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो हमने देखा वो था कोई 850 वोटों का फर्क। तो क्या वहां पे कोई अपसेट आपको नजर आ रहा है? खुर्शीद शाह साहब के हल्के का, क्योंकि इससे पहले ये मसला था कि उनके जो नीचे सूबाई असम्बली के टिकट्स थे वो उनकी मर्जी के बगैर दिए गए थे, और उसके ऊपर उनकी तरफ से कुछ एहतजाज भी किया गया था,
इंटरनल मसाइल है वहाँ के। एग्जैक्टली इंटरनल, क्योंकि देखिए जो इंटीरियर सिंध है वहां पर पीपल्स पार्टी को किसी और से खतरा नहीं है, पीपल्स पार्टी वर्सेस पीपल्स पार्टी झगड़े होते हैं वहां पे, और वहां पर ऐसा ही हुआ कि जो खुर्शीद शाह साहब का झगड़ा था वो भी पार्टी की तरफ से ही था और उनकी मर्जी के सूबाई के टिकट्स नहीं थे, उसकी वजह से मसला हुआ। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हर गुजरते वक्त के साथ तब्दील हो रही है। हम देख रहे हैं कि इससे पहले पीटीआई की तरफ लोगों का रुझान था, लेकिन जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे इमरान खान साहब को जो अगर 3 केसेस में सजाएं हो गई और उसके बाद अब जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग जलसे कर रही है, उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं वो अब बहुत सी इस रेस में आगे आ रहे हैं और बज़ाहिर लगता है कि नून लीग अब आगे है इस रेस में। अच्छा ठीक है, आपको ओवरऑल नून लीग आगे नजर आ रही है। आई स्टैंड करेक्टेड, ये जो 850 वोटों का फर्क है खुर्शीद शाह के हल्के में नहीं था, फहमीदा मिर्जा साहिबा के हल्के में था। वहाँ पे अनवर साहब बहुत जबरदस्त होल्ड है इस वक्त। पीपल्स पार्टी का इंटीरियर सिंध की बात करें तो वहाँ पे दोनों, अच्छा फहमीदा मिर्जा अपने हल्के में इंपॉर्टेंट है, खा उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं भी रहा, लास्ट इलेक्शन के बाद उन्होंने पीडीएम क्या नाम था जीडीए ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जीडीए में जाने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है, वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है वोट का। सलमा उसकी वजह ये है कि जो इलेक्टेबल्स है ना अपने हलकों के साथ जुड़े हुए ना, तो वो उनका 30 से 40 हज़ार अपना एक वोट है, फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका वोट होता है, फिर जो हवा चलती है वो भी बड़ी मैटर करती है, फिर जो इलेक्शन डे होता है वो इम्पोर्टेंट होता है उम्मीदवार के लिए कि आपने अपने वोटर्स को कैसे बाहर लेके आना है, उनसे वोट कास्ट करना है, फिर बरादरीज़म बड़ा इफेक्ट करता है इन तमाम सूरत पर। मैं समझता हूँ कि जो तो कैंडिडेट्स इन पर अमल करेगा और जो बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक रखता है वो यकीनन कामयाब होगा। और जहाँ तक आपने कांटेदार मुकाबले की बात की, अगर यहाँ पर फैमिली से 2 लोग खड़े हैं तो अगर उनमें से कोई हार भी जाता है सलमा, तो जो जीतने वाला होगा उसी फैमिली को फायदा होगा। ये मारूसी सियासत है जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किए हुए है। अच्छा ठीक है, हमने वैसे पंजाब के सारे हलकों पे बात कर ली थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार इसलिए डिस्कस होती हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा नजरें हैं लोगों की। आमिर गौरी साहब, रेहाना डार बमुकाबला ख्वाजा आसिफ, कौन आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आता है? देखिए वही बात है जैसे आपके बाकी हमारे साथी भी कह रहे थे कि अगर तो वोट की जो परसेंटेज है वो कहीं 70% तक पहुंच गई, ठीक है ना, तो फिर तो इस तरह लगता है कि ख्वाजा आसिफ को जो मुकाबला पड़ा हुआ था उस्मान डार के साथ और जो उनको डेंट पड़ा था वहाँ पे पॉपुलैरिटी का, शायद वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई है उसको बहुत अपहिल टास्क है उसका, उसके लिए वो चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है। अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो जो शोर शराबा है वो कुछ और तरह लगता है, लेकिन जो डिलीवरी है ना, ये मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं जब भी फैसला करेंगे, बाज़ जगहों पे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि शॉक रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन वो शॉक रिजल्ट के लिए ज़रूरी है अगर तो वोट पड़ना है 45%, 48%, तो फिर तो ख्वाजा आसिफ जो है ना वो मुझे लगता है सेफ है। लेकिन अगर फर्ज किया वोट पड़ा गया चला गया 65% से ऊपर, तो फिर रिजल्ट जो है वो किसी तरफ भी जा सकता है। ये नहीं, बहुत बड़े बड़े अपसेट मुतवक्के हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल मुख्तलिफ है। आप ये बताएं कि इलेक्शन के बाद हम एक ऐसा माहौल देखेंगे जिसमें रियासती अमलदारी एक सवाल बन के रह जाएगी? देखिए इलेक्शन के फौरन बाद बड़ा वाज़े तौर पे एक 3 महाजी जंग नज़र आ रही है मुझे। रियासत पहली जंग तो लड़ेगी, पीटीआई का जो बयानिया है, जो पॉपुलर बयानिया है, उसको किस तरह उसको किस तरह ऑफेंड करना, उसको किस तरह काउंटर करना है। फिर महंगाई के ख़िलाफ़ एक जंग जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों का असल मसला है, जितने भी सर्वे सामने आते हैं। और तीसरी जंग है इस्लाहात की, कि क्या इस्लाहात कर पाएंगे, क्योंकि इस्लाहात किए बगैर जो हम कहते हैं ना इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द स्टेट, रियासत जो है वो लंबे अरसे तक चल नहीं सकेगी इस्लाहात के बगैर। तो 3 महादी जंग नजर आती है मुझे इलेक्शन के फौरन बाद। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के लिए हमें मसाइल नजर आएंगे कि रियासत किस तरह डील करेगी इन सारे मसाइल को। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम पसंद आया होगा, पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।